बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी रिसेंटली प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था कि जी जैसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, क्वेश्चन पेपर अथेंटिक आएगा एमडी कैट 2025, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके आंसर्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी के पोर्शन के ये डेफिनेटली जो है वो फाइनलाइज नहीं है, तो जैसे ही आंसर की आएगी तो मजीद ये क्लैरिफिकेशन आप लोगों को हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं मोस्ट प्रोबेबली जो राइट आंसर्स हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सम विद सम डिस्कशन। तो इसलिए टी लाइन मेरे से अटैच रहेगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हैं और कितने गलत हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा ये अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग है और गलत सही भी हो सकता है। तो इसी वजह से जब तक आंसर की नहीं आ जाएगी ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी काफी मैं जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों को राइट आंसर ही दूं। तो नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन था बायोलॉजी के पोर्शन का। ये पेपर आईडी है डी। किडनीज परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, यानी कि कि एडीएच का काम होता है जी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जब वो पानी को रीअब्जॉर्ब करता है यूरिन में से, तो आपका यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, उसका वॉल्यूम यानी कि पानी की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहां पर बनता है चार्ली ऑप्शन, हाइपरटोनिक यूरिन विद अ डिक्रीज्ड वॉल्यूम। क्योंकि हाइपोटोनिक डाइल्यूटेड यूरिन को कहते हैं और हाइपरटोनिक जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन को कहते हैं। तो चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस, आपकी बुक की लाइन थी। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन, पॉन्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स दैट मॉनिटर द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में एज सच क्लियरली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो राइट आंसर है वो डेल्टा ऑप्शन है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर फोर, विच कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर कनेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। बहुत आसान था, यू नो के सेंसरी को मोटर से एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो डेल्टा इज द आंसर, एसोसिएटिव न्यूरॉन। क्वेश्चन फाइव, 9331 रेशो ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको कौन सी चीज अफेक्ट करती है? लिंकेज। क्योंकि के जी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के जो है वो कंट्राडिक्टरी या क्या यूं कह लें कि ओपोजिट हमारे पास ये दोनों प्रोसेसेस हैं। तो जीन लिंकेज जितनी ज्यादा होगी उतना क्रॉसिंग ओवर कम होगी, उतनी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम होगी। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, जीन लिंकेज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। बहुत आसान था, बीटा ऑप्शन, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो ये इसका मेन एम होता है, मकसद होता है। नंबर सेवन, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। जो आपके लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हाफ होते हैं। तो इंसान के अंदर बीटा ऑप्शन इज द आंसर, 23 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, नीजल्स ग्रैन्यूल्स इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन। ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है? कि ये राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एसोसिएशन होती है। तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर नाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर? के लिए सेंट्रल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, तो क्या इसका काम प्रोटेक्ट करना होता है एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, होल्ड द सिस्टर क्रोमाटिड्स टुगेदर, या कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन? बीटा ऑप्शन, टू होल्ड द सिस्टर क्रोमाटिड्स टुगेदर, क्योंकि जब इसकी डिवीजन होती है तो साथ ही नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नंबर टेन, ऑल आर फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, सवाए किस चीज के? ये डेफिनेटली ऑटोफेगी भी करता है, इस तरह से इंट्रासेलुलर डाइजेशन का भी इसका काम है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी, क्योंकि ये ऑटोफेगी में वेस्ट ही रिमूव होता है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, डेल्टा ऑप्शन, लिपिड सिंथेसिस इसका फंक्शन नहीं होता, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह में होता है। नंबर 11, द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन द टिश्यू इज। जो पहला रिजल्ट निकलता है लिम्फेटिक ब्लॉकेज का, मतलब जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, आपका लिम्फ रुक जाएगा, तो फिर क्या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लॉस ऑफ नर्व सिग्नल्स होंगे, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर होगा, या एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन टिश्यू? डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। जो फ्लूइड होता है वो ज्यादा टिश्यूज के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसी को जो है वो लिम्फ के अंदर, या इन अदर वर्ड्स लिम्फ वेसल्स में ट्रांसफर किया जाता है और फिर वो आगे जाके ब्लड में शामिल होता है। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन, एक्सेस इन फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द टिश्यू। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिटरी रिले सेंटर एंड सेंटर दैट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज? तो ऑडिटरी रिले सेंटर आप लोगों का और सेंटररी कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, तो वो मिड ब्रेन होता है। तो ये बेसिकली वैसे तो हम कहते हैं कि जो थैलेमस होता है वो रिसीव करता है ऑडिटरी पाथवे से इंफॉर्मेशंस को, लेकिन इसमें से मिड ब्रेन वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, और जो आपका थैलेमस होता है वो क्रूशियल रिले सेंटर होता है। लेकिन इसका आंसर था चार्ली, मिड ब्रेन। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ द नर्व इंपल्स? तो नर्व इंपल्स रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है, वहां से इफेक्टर में आती है, तो अल्फा ही इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर
14, द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिक्रेटेड बाय द न्यूरॉन्स फ्रॉम एक्सॉन एंडिंग से ये रिलीज होते हैं, वहां से सिक्रीट होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। नंबर 15, हिप्पोकैम्पस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने में इन्वॉल्व है, चार्ली, वेरी इजी था। नंबर 16, एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्रीज एट वेरी लो और हाई पीएच बिकॉज, उसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, एंजाइम्स बिकम डीनेचर हो जाते हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा या बहुत लो कर देंगे पीएच को तो एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है, बीटा ही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द डीएनए इज इंपॉर्टेंट, उसकी क्या वजह हो सकती है, बिकॉज इट मेंटेन्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, इसका एंजाइम के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल द सेल मेटाबॉलिज्म, या इनेबल्स प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपर्ली, या अलाउज डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, तो डेल्टा इज द आंसर कि ये डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है यानी उसके जो रेप्लिका बनता है उसमें ये रोल प्ले करती है बेस पेयरिंग, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, अ मेच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो उसके पास क्या होता है, टू आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, या टू डिफरेंट डबल हेलिकल या डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ क्रोमेटिड्स, या फिर हिस्टोन्स चेन्स रैप्ड अराउंड द डीएनए कोर, तो इसका आंसर है टू आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो डुप्लीकेट होता है तो उसके हर जीन की कॉपी हो जाती है, तो दैट्स वाई वो फिर एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहलाता है, तो अल्फा ही इसका आंसर सही लग रहा है, टू identical double helical DNA molecules. Number 19, the most primitive respiratory process occurring in living cell is, तो जो मोस्ट प्रिमिटिव है वो के जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो शुरू से होती आ रही है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि अभी मैं ऑथेंटिक तो मतलब आंसर की के बाद कंफर्म होगा, लेकिन क्योंकि के लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करते हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंडर आती है, तो प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी प्रोसेस तो वैसे तो एनारोबिक है, लेकिन क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप होता है एरोबिक का भी और एनारोबिक का भी, तो उसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती, तो इसलिए फिलहाल मेरे नजदीक इसका आंसर अल्फा लग रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है चार्ली भी हो सकता था, लेकिन यह है कि अभी फिलहाल मैं इसको अल्फा ही रखूंगा। नंबर 20 है जी, रिसीव रिटेन एंड नॉरिश अ फर्टिलाइज्ड ओवम इज द मेन फंक्शन ऑफ, यानी उसको रिसीव करना, फिर रिटेन करना, फिर उसकी नॉरिशमेंट करना, ये सारा कुछ यूट्रस के अंदर होता है, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 21, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेरिंग्स, लेरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन वॉइस प्रोडक्शन इसका जो मेन फंक्शन है, वैसे यहां पर आप लोगों को मालूम होगा कि ग्लॉटस जो है वो एरिया जब उसके ऊपर जो होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वहां पर भी फिल्ट्रेशन होती है एयर की, लेकिन यहां पर हम लोग फिल्टरिंग डस्ट की बजाय बेस्ट ऑप्शन यहां पर लेंगे डेल्टा ऑप्शन वॉइस प्रोडक्शन। 22, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड ड्यू टू, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये अब के दो इसके फैक्टर होते हैं, एक हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और एक लो लेवल ऑफ एफएसएच, तो इसका आंसर अभी क्या है बीटा ऑप्शन डिक्रीज इन एफएसएच। नेक्स्ट वन, नंबर 23, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो इनको कार्पस कैलोसम जो है वो कनेक्ट करता है, बीटा ऑप्शन। 24, विच इज द कॉमन फीचर बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, ये दोनों ही इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 25, द जॉइंट्स विच काज द रोटेशनल मूवमेंट, तो जो रोटेशनल मूवमेंट है जी रोटेट करने का जो प्रोसेस है बेसिकली बॉल एंड सॉकेट के साथ हम इसको रिलेट करेंगे, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि स्विचर जो है वो एक फाइब्रस जॉइंट की टाइप है, वो जो है वो इमोबिलाइज्ड जॉइंट होता है और हिंज में टू डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, बीटा ऑप्शन इज द आंसर बॉल एंड सॉकेट। 26, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स थ्रू द सक्सेसिव जनरेशन कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो क्या हाइब्रिड ब्रीड ऑफ प्लांट्स बनेंगे वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, वेरिएशन इन कमिंग जनरेशन, या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, या फिर अडेप्टेशन विद देयर इन्वायरमेंट, किसी हद तक इसका आंसर ये चार्ली लग रहा है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, क्योंकि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है सक्सेसिव जनरेशन तक अगर होती रहे तो उसमें वेरिएशंस नहीं आती, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते रहेंगे, तो बहरहाल इसका आंसर जो है वो किसी हद तक चार्ली लग रहा है। ट्रू ब्रीड में वैसे सेम प्लांट्स होते हैं, उनकी आपस में क्रॉसिंग होती है, लेकिन फिर वही बात कि आंसर की में कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद 27, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टिपिकली रिसीव्स इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स,
तो इनकमिंग सिग्नल्स को कौन सी चीज रिसीव करती है? डेंड्राइट्स करते हैं, क्योंकि साइनैप्स एरिया में एक्सॉन एंडिंग से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं वो डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच होते हैं। बीटा ऑप्शन 28। व्हाई थिक फिलामेंट्स आर अनएबल टू बाइंड विद द थिन फिलामेंट्स इज आर इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर। जो थिक फिलामेंट्स हैं वो क्यों बाइंड नहीं हो पाते थिन के साथ? क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने उसको कवर किया होता है। तो इसलिए जो बीटा ऑप्शन है जी ट्रोपोमायोसिन, बल्कि बेसिकली ना ये ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स होती हैं मायोसिन हेड्स के लिए, लेकिन हम अभी आंसर इसमें से यही ले सकते हैं क्योंकि बीटा ऑप्शन पर ही जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है, ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक नहीं करती। 29। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन इम्यूनिटी? तो दे एक्ट एज द रिसेप्टर ऑफ द पैथोजेंस, या दे आर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स, या दे एक्ट एज द एंटीबॉडीज। तो जो इंपॉर्टेंस है जी प्रोटीन्स की इम्यूनिटी के अंदर, एंटीबॉडीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, तो वो एक्ट करती हैं एंटीबॉडीज के तौर पर। तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। चार्ली ऑप्शन जो डाटा लिखा है, दे एक्ट एज द मैकेनिकल बैरियर, तो वो भी गलत बात है। तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली। नंबर 30। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मेंटेन रखता है। तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 31। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इसमें से जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, बेस्ट ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन इज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बाकी हिस्टोन, कोलेजन और कैराटीन को मैं आंसर नहीं लूंगा क्योंकि बेस्ट ऑप्शन इज द हीमोग्लोबिन। 32। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन रेफर्स टू। तो इसका ताल्लुक क्योंकि सल्यूट और वाटर की जो रेगुलेशन होती है उसके साथ होता है, तो इसलिए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के साथ नहीं होगा। और उसके बाद फिर अगर हम कहेंगे जो बीटा ऑप्शन है, रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर मूवमेंट बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आगे जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की लिखा हुआ है किडनी मेड्यूला, वो भी इसका बेस्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स भी नहीं। 33। A baby girl is born with a hemophilia, which is an X-linked recessive disorder. Do you know कि ये X-linked recessive disorder है जी? What are the most likely genotypes of her parents? क्योंकि बेबी गर्ल प्रोड्यूस हुई है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने क्रॉस बना के कैलकुलेट करके इसका आंसर देना था। वो इसका आंसर जो बन रहा है जी वो अब फिलहाल चार्ली बन रहा है, क्योंकि देखिए मदर कैरियर हो और फादर नॉर्मल हो तो मदर के पास एक रिसेसिव एलील होगा, फादर के पास कोई भी नहीं होगा। जबकि वो बेबी गर्ल है, अगर इन केस वो फीमेल है तो उसको दोनों ही रिसेसिव एलील चाहिए, जो कि एक उसको मदर से मिलेगा, एक फादर से मिलेगा। तो इसी वजह से मदर इज कैरियर, मदर से उसको एक मिल गया, और फादर इज हीमोफिलिक तो दूसरा उसको फादर से मिल गया। तो चार्ली इज द आंसर। द मदर इज कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्या एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन? यही इसका आंसर है जी चार्ली, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, तो इस वजह से उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। 35। एंजाइम्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स? तो प्रोटीन से इसका ताल्लुक है। चार्ली इंतहाई आसान था। 36। डैश अरेंजेस द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम्स इन अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं स्पेशली अरेंज द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम्स, वो उसको अरेंज करती हैं। न्यूक्लियोसोम भी आंसर हो सकता है, क्योंकि जो हिस्टोन और डीएनए के मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है, यानी अंदर स्ट्रिंग ऑफ बीड्स जिसमें डीएनए अपने आप को कॉइल करता है अलोंग अलोंग द या अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, तो उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि कंफर्म हो जाएगा जी इंशाल्लाह आंसर की आने पर, लेकिन इसका आंसर चार्ली ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हिस्टोन अरेंजेस द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम्स इन अ यूकैरियोटिक सेल। लेकिन मैंने जैसे कहा कि न्यूक्लियोसोम भी आंसर हो सकता है, बट अल्फा और बीटा कभी भी नहीं हो सकता। 37। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक द राइबोसोम। इंतहाई आसान था जी चार्ली। 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी विद द करेक्ट रीजन? ये आगे की क्वेश्चन फर्दर मैं पढ़ दूं। फॉर लो ब्लड वेलोसिटी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी? तो कैपिलरीज के अंदर जस्ट ओनली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड आपको पता है कि इसका रेट होता है। बाकी आर्टरीज के अंदर 400 to 500 होता है, नई बुक्स में 450 मेंशन किया हुआ है, और वेन्स के अंदर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कैपिलरीज के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए, लेकिन अब देखें बीटा और डेल्टा दोनों पे लिखा हुआ है, कैपिलरीज में लिखा हुआ है ड्यू टू हाईएस्ट ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया या ड्यू टू टू वे ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज? तो क्या हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से? नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होता जाता है
उतना ब्लड फ्लो ज्यादा होता रहता है। लेकिन क्योंकि आपको लोएस्ट पूछा गया है, तो लोएस्ट होता तो कैपिलरीज में है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाईएस्ट नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें डेल्टा ऑप्शन आंसर ले सकते हैं ड्यू टू टू वे ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज। वैसे उसका जो अंदर का एरिया होता है वो कम होता है, और ये इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता नहीं है। तो बहरहाल अभी मैं इसका आंसर डेल्टा ही लूंगा। 39 एन एक्टिव एथलीट हैज मोर स्टेमिना ऑफ रनिंग कंपेयर टू एन ऑफिसर ऑफ द सेम एज with physically inactive lifestyle. Which of the following organelles has greatly increased in muscle cells of athlete? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा बढ़ता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज का इफेक्ट पूछा गया है, जो आप लोग की पंजाब टेक्स्ट बुक में एक येलो बॉक्स बना हुआ है, वहां पर ये चीजों के इंक्रीज होने के हवाले से इंफॉर्मेशन हैं। कैपिलरीज भी बढ़ती हैं, मायोग्लोबिन भी बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ते हैं, तो इस वजह से इसका आंसर था बीटा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, once an action potential reaches the membrane of the skeletal muscle fiber, what is the first event that occurs in the contraction process? जब एक्शन पोटेंशियल जी आपके स्केलेटल मसल फाइबर पर पहुंचता है तो सबसे पहले क्या होता है? एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, ये फौरन नहीं बनता। कैल्शियम इज पंप बैक इनटू द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, नहीं, ये कैल्शियम रिलीज होता है, यानी यू नो कैरी वो एक सीक्वेंस है, टी टीब्यूल्स बनती हैं, ट्राइएड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं, फिर कैल्शियम को रिलीज करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। यहां तक ना मैंने आप लोगों के साथ अभी 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं इसका सेकंड हाफ आपके साथ डिस्कस करूंगा। 41 से लेकर 81 के आंसर्स मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को आंसर भी पता चलते रहे, और लेटेस्ट अब आगे जो इन्फॉर्मेशन है एमडी कैट से रिलेटेड गाइडलाइन जो है वो सारी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर। तो इसलिए मेरे साथ अटैच रहिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।